वरना मैं उसी रात सलाम से मिल लिया होता। हम दोनों वहीं ड्राइंग रूम में बैठे सूरत हाल पर मगजमारी करते रहे और एस्ट्रे में सिगरेटों के मसले हुए टुकड़ों का इजाफा होता रहा। आखिरकार उजाला फैलने के बाद मैंने मुंह हाथ धोया और लिबास तब्दील कर रवानगी के लिए तैयार हो गया। उस असना में सुल्तान शाह ने चाय तैयार कर ली थी। चाय पीने के बाद मैं घर से निकल खड़ा हुआ। ब्लू स्टार मुतवस्सित दर्जे का एक मसरूफ होटल था। वहीं पहुंचकर मैं काउंटर से रुजू करने के बजाय सीधा सीढ़ियां तय करता चला गया और पहली ही मंजिल पर मुझे राहदारी में लगी हुई प्लेट से 7वें कमरे का महल्ले वकूफ मालूम हो गया। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो फौरन ही जवाब नहीं मिला, बल्कि तीसरी दस्तक के बाद किसी ने ख्वाबीदा आवाज में बुड़बुड़ाते हुए दरवाजा खोला और फिर एक अजनबी को सामने देखकर झटक गया। वो स्लीपिंग सूट में मलबूस एक तवाना शख्स था और चेहरे से ही जहादीदा नजर आ रहा था। मैं तुम्हारी तलबी का पैगाम लाया हूँ। मैंने उसकी इस्तफसार तलब निगाहों के जवाब में आहिस्तगी से कहा, मुझे सीवन ने भेजा है, क्या तुम अंदर आने को नहीं कहोगे? सीवन? उसने ताहीर रमेज लहजे में कहा, ये क्या बला है? मैं कुछ समझ नहीं सका। तुम्हारा नाम सलाम ही है ना? उसके अंदाज पर मैंने बेचैनी सी महसूस करते हुए कहा, जी नहीं। उसने दांत पीसकर वसीले लहजे में कहा, अगर दरवाजा पीटने से पहले नीचे काउंटर पर रजू कर लेते तो यूं मेरी नींद खराब ना होती। सूरत हाल इतनी मजाक का खेज हो गई थी कि मैं चकरा कर रह गया और अकलाट की आड़ लेने के बावजूद मुझे बात बढ़ाने का कोई माकूल उज़र न सूझ सका। लेकिन मैंने देखा कि बज़ाहिर बात खत्म हो जाने के बावजूद उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद नहीं किया था और मुसलसल घूरे जा रहा था। शायद यही वजह थी कि मेरे कदम भी वापसी के लिए नहीं उठ सके थे। उसने सिचुएशन से फायदा उठाते हुए गिरबान पर हाथ डालकर मुझे अंदर के सीट लिया और फिर मुझे दीवार से लगाते हुए दरवाजा बंद कर दिया। हाँ, मेरा नाम सलाम ही है। अब बताओ कि तुम्हें किसने भेजा है? मैंने अपने सीने पर उसके दबाव के बावजूद पुरस्कून लहजे में कहा, वो कौन है? वो सांप की तरह पुनकारा, अगर तुम सलाम हो तो जानते ही होगे कि वो एक औरत है। औरत भी नहीं बल्कि सिर्फ निस्वानी आवाज। मैंने अपनी खोपड़ी पर हत्तुल इम्कान काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, इस वक्त मुझे अपने हरीफ की चालाकी से ज्यादा अपनी हमाकत पर ताव आ रहा था कि मैं किस कदर आसानी से उसकी बातों से बेवकूफ बन गया था। उसे क्या जरूरत पड़ती मेरी? उसने मेरा गिरबान छोड़ते हुए सवाल किया, वही बता सकेगी। अब तो शायद तुम्हें उस सलूक की जवाबदेही भी करना होगी। मैंने अपना लिबास दुरुस्त करते हुए बुरा सा मुंह बनाकर कहा, गैर मामूली तरीकाकार इख्तियार करने में यही खराबी होती है। वो बोला, वो बराह रास्त भी मुझे पैगाम दे सकती थी। मुझसे जो कुछ कहा गया वो कर रहा हूँ। चल रहे हो तो बाकी सवालात खुद कर लेना। कहाँ जाना होगा? तुम्हें एक अमारत तक पहुंचाने के बाद मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। बैठो। उसने पहली बार शरीफाना लहजे में कहा और मैं कमरे में पड़ी हुई कुर्सी की तरफ बढ़ गया। वो बहुत फुर्ती के साथ कपड़े तब्दील करके मेरे साथ रवानगी के लिए तैयार हुआ था। मेरे कपड़ों से तौलिए तक हर चीज उसने बेतरतीबी के साथ कमरे में बखेर दी थी। उसके इशारे पर मैंने अपनी जगह छोड़ दी और वह अंदर की होल से चाबी निकालकर मेरे पीछे हो गया। हमारा एक साथ बाहर निकलना मुनासिब होगा, मैंने राहदारी में से कहा। होटल से निकलकर मैं दाहिनी तरफ रुकूंगा, तुम मुझसे वहीं आ मिलना। उस तरफ मेरी गाड़ी मौजूद है। ये कहकर मैं तेजी से सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे चला गया और चंद सानियों बाद वो मुकर्रर जगह पर मुझसे मिला। गजाला के घर की तरफ जाते हुए मैं सोच रहा था कि तंजीम के तरीकाकार के बारे में मेरी पिछली मालूमात इस वक्त भी कारहमद थी। शायद रक्षी ही सलाम से एक तरफा राब्ता रखती थी और सलाम को उस राब्ते का तरीका नहीं मालूम था, वरना वो मेरे साथ रवाना होने से पहले उससे तस्दीक करने की कोशिश जरूर करता। हार्न की आवाज सुनकर सुल्तान शाह ने तकरीबन फौरन ही फाटे खोल दिया था। फिर पोर्च में गाड़ी रोककर नीचे उतरा तो सुल्तान शाह फाटे बंद करके अपना बेआवाज पस्तूल थामे हमारी तरफ चला रहा था। सलाम ने उस पर निगाह पड़ते ही इस्तफसार तलब निगाहों से मेरी तरफ देखा और मेरे निशाने उचकाकर बेपरवाही से कहा, यहाँ का कोई अपना तरीकाकार होगा, हाथ ऊपर उठाओ। उसे मुतजब्जब देखकर सुल्तान शाह ने करीब पहुंचकर घुराते हुए कहा। सलाम हाथ उठाए बगैर उसे सर्द और गहर आलूद निगाहों से घूरता रहा और सुल्तान शाह उस पर हाथ छोड़ बैठा। उसका बाया हाथ पूरी कुव्वत से सलाम के जबड़े पर पड़ा था और वह लड़खड़ा कर कई कदम पीछे हट गया। ये क्या हो रहा है? उसने गजबनाक लहजे में मुझसे सवाल किया तो उसके दहाने के दोनों तरफ से खून की पतली पतली दहारियां बह रही थी। इस्तकबाल ने सर्द लहजे में कहा और उसी के साथ उसकी पिंडली पर एक ठोकर रसीद की। वो बुलबुलाकर नीचे झुका और अगर सुल्तान ने झपट कर उसे फौरन ही न दबोच लिया होता तो उसने अपनी जेब से रिवाल्वर निकाल लिया होता। इसे लेकर पुख्ता रविश पर गिरते हुए सुल्तान शाह ने अपना बेआवाज पिस्तौल मेरी तरफ उछाल दिया था और फिर वहशियाना अंदाज में उस पर टूट पड़ा। वो भी कमजोर नहीं था, उसने जोर करके तकरीबन फौरन ही खुद को सुल्तान शाह के नीचे से निकाल लिया। लेकिन सुल्तान शाह पर उस वक्त जुनून की सी कैफियत तारी थी। वो सलाम को मोहलत दिए बगैर पलटा और उसके दोनों जबड़ों को ताबड़तोड़ मुक्कों पर रख लिया और तमाचुकरी इतनी शदीद थी कि अंदर से कर्नल भी बुकलाकर बाहर आ गया। उस वक्त तक सुल्तान शाह सलाम को बुरी तरह लहूलुहान कर चुका था और उसके चेहरे पर जा बजा नील नमूदार हो चुके थे। उस कोशिश में सुल्तान खुद भी जख्मी हुआ था, लेकिन मजबूरी तौर पर उसका पलड़ा भारी रहा था। नतीजे के पेश नजर मैं दखल अंदाजी किए बगैर तमाशा देखता रहा ताकि वो दिल की भड़ास निकाल सके। कर्नल ने आते ही बीच बचाव की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसे भी सख्ती से रोक दिया और सुल्तान शाह ने जरा ही देर में सलाम के सारे कस बल ठीले करके उसके रिवाल्वर पर कब्जा कर लिया था। ये कौन है? यहाँ क्या हो रहा है? कर्नल ने कपकपाती हुई तहय्युर ज़दा आवाज में पूछा।
गजाला के बारे में इसी से कुछ मालूम हो सकता है। मैंने सर लहजे में कहा, आप अंदर जाकर आराम करें, थोड़ी देर में ये सच बोलने की मशीन बन जाएगा तो आपको बुला लिया जाएगा। गजाला, वो खून थूकते हुए तनफ्फुर अमेज़ लहजे में बोला, चाहे तुम लोग बिल्कुल ही पागल हो गए हो जो एक शरीफ शहरी के साथ ये सलूक कर रहे हो। मैं किसी गजाला को नहीं जानता, अंदर चलो, थोड़ी देर में सब जान जाओगे। मैंने सफा काना लहजे में कहा, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि सीवन के लिए काम करने वाले लोग कितनी शरीफ होते हैं। उसने अंदर चलने में तरद्दुद का इजहार किया तो सुल्तान शाह ने फिर उसका चेहरा उधेड़ डाला। उसे यूं रह रहकर गुस्सा आ रहा था जैसे सलाम ने उसकी कोई पुरानी जागीर हथिया ली हो। इस बार सुल्तान शाह के हाथ उसी वक्त रुके थे जब उसका शिकार तेवरा कर दोबारा नीचे ढेर हो गया था। चंद सानियों के इंतजार के बाद जब सलाम पर मजीद कोई मुसीबत नाजिल ना हुई तो वो किसी अंधे की तरह टटोलता हुआ फर्श से उठ गया। जख्मों और खून की वजह से उसका वर्मालूद चेहरा भयानक हो गया था। दोनों आंखों के नीचे नील पड़ गए थे और निचले ऊंटों की सूजन ने उसकी दोनों आंखें तकरीबन बंद कर दी थी। सीधा खड़ा हो जाने के बावजूद वो यूं लहरा रहा था जैसे उसकी खोपड़ी चकरा रही हो। हम दोनों उसे हाँकते हुए अंदर की तरफ ले चले। कर्नल हमारे पीछे आ रहा था। उसके चेहरे पर पिटने वाले के लिए तुरहम के आसार नुमाया नजर आ रहे थे। मुझे हैरत थी कि जंगों का आजमूदा रिटायर्ड कर्नल होते हुए भी वो इस कदर नरम दिल वाक़ हुआ था। कर्नल को रास्ते में छोड़कर हम सलाम को उसी कमरे में ले गए जहां कामरान कैद रहता था। अंदर दाखिल होने के बाद सुल्तान ने दरवाजा और खिड़कियां बंद कर दी ताकि बाहर से किसी मुदाखलत का इम्कान बाकी न रहे। आप बताओ कि गजाला के बारे में क्या जानते हो? मैंने कैदी के सर पर मुसल्लत होकर सर लहजे में सवाल किया। मैं किसी गजाला को नहीं जानता, उसने भराई हुई आवाज में कहा। फिर लाहौर से यहाँ क्यों आए थे? मैंने सख्त लहजे में सवाल किया। उसका चेहरा लथड़ा हुआ और बुरी तरह मसक था जिसके बिना पर उसके तासरात का अंदाजा लगाना दुश्वार था, लेकिन फिर भी मैंने महसूस किया कि वो मेरा सवाल सुनकर चौंक पड़ा था। लाहौर से मेरा यहाँ तबादला हुआ है। आखिर तुम कौन हो और मुझ पर किस बात का शुबा कर रहे हो? अगर तंजीम में तुम जरा से भी अहम मकाम के हामिल हो तो मुझे जरूर पहचान लो कि मेरा नाम डैनी है। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा, मैं जानता हूँ। उसने बिला तामुल इकरार किया, तुम्हारा नाम मेरे लिए नया नहीं है। मुझे तुम्हारी ही तलाश में यहाँ C1 के पास भेजा गया है। शायद पहले तुम भी हमारे साथ थे। और वो तस्वीर जो तुम्हें दी गई थी, मुझे कोई तस्वीर नहीं दी गई। वो दो टोक लहजे में बोला, इस छत के नीचे हम तुम्हें ज़िबा भी कर देंगे तो कोई तुम्हारी मदद को नहीं आएगा। मैंने सख्त लहजे में कहा, बेहतर यही है कि जो कुछ जानते हो बिला तकल्लुफ बताते चले जाओ, वरना आरजू के बावजूद आसानी के साथ मौत को भी गले से न लगा सकोगे। जबरदस्ती जो कलवाना चाहो कहने के लिए तैयार हूँ। उसने बेबसी का मुजाहरा करते हुए कहा, वरना सच्ची बात तो ये है कि मैं ना गजाला को जानता हूँ और ना किसी तस्वीर के वजूद से वाकिफ हूँ। मुझे अंदाजा हो गया कि वो सफेद झूठ बोल रहा था। अगर वो गजाला से लाइल्मी के साथ ये मान लेता कि उसे लाहौर से चलते हुए एक तस्वीर दी गई थी तो शायद मैं फरेब खा जाता, क्योंकि रक्षी मुझे बता चुकी थी कि इस्लाम कत्ल और अगवा के मामलात में माहिर तसव्वुर किया जाता था और उसे लाहौर से खास तौर पर गजाला की तलाश के लिए भेजा गया था। वो जिस तरह अपनी आमद के बुनियादी मकसद से गुरेज कर रहा था, उसके बिना पर मुझे कभी शुबा होने लगा था कि गजाला की गुमशुदगी में अगर उसका हाथ नहीं था तो इस बारे में कम से कम कोई अहम बात जरूर जानता था। ये इस तरह नहीं मानेगा। सुल्तान शाह ने उसीले लहजे में कहा, मार खाने के मामले में बहुत ढीठ और पक्का मालूम होता है। मैं इसके कान काटने से इब्तिदा करता हूँ, फिर देखूंगा कि कब तक खामोश रहता है। ठीक है, छुरी और पिसी हुई मिर्चें ले आओ। मैंने उसे इत्तेफाक करते हुए पुरस्कून लहजे में कहा और वो दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। मैं फिर कह रहा हूँ कि तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। सुल्तान शाह के चले जाने के बाद उसने भराई हुई आवाज में कहा, तशद्दुद के बाद तुम अगर कुछ उगलवाने में कामयाब हो भी गए तो वो झूठ और गुमराह कुन होगा। झूठ और सच में तमीज करना मेरा काम है और मैं तुम्हारे मखसूस पेशों से भी अच्छी तरह वाकफियत रखता हूँ। एक कातिल को अजियत देते हुए हलाक करने में मुझे कोई तामुल न होगा। ये याद रखना कि मरने के बाद तुम्हारे वारिस भी तुम्हारी लाश को शनाख्त नहीं कर सकेंगे और तुम लावारिस करार देकर किसी गड्ढे में दबाए जाओगे। न जाने ये मेरी रूह फरसा मंजर कशी का रद्द अमल था या वो पहले ही आखिरी कोशिश का फैसला कर चुका था कि वो मुझ पर टूट पड़ा और उस हल्ले में पिस्तौल मेरे हाथ से निकल गया। उसने छूटते ही मेरी गर्दन दबोचने की कोशिश की, लेकिन अपनी नाक पर पड़ने वाले भरपूर टक्कर से तिवरा कर हुर्राता हुआ पीछे हट गया। मैंने पूरी कुव्वत से उसके पेट में लात मारी और वो हल्क से करीहा आवाज निकालते हुए माहिब आप की तरह फर्श पर तड़पने लगा। मुझे अंदेशा था कि कहीं वो तड़पते हुए मेरे पिस्तौल पर हाथ न डाल दे, लिहाजा मैं पिस्तौल उठाकर दरवाजे में जम गया। उस इस्ना में सुल्तान शाह छुरी समेत बुखलाया हुआ वहां पहुंचा। जख्मी के चोर ने कर्नल को भी उधर का रुख करने पर मजबूर कर दिया था। आप फिर चले आए? मैं नागवार लहजे में कर्नल से कहा। इस बेचारे ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन मेरे चेहरे पर निगाह पड़ते ही खामोशी से दुम दबाकर वापस लौट गया। क्या फिर कुछ हुआ है? सुल्तान शाह ने छुरी का पल बाएं हथेली पर साफ करते हुए पूछा। क्या मरना ही चाहता है? मुझ पर हमला कर बैठा था। मैंने कहा, मैं अब तमाशा देखूंगा, तुम अपना काम शुरू करो। सुल्तान शाह ने आंखों ही आंखों में मुझसे तशद्दुद की इंतहा के बारे में सवाल किया और मैंने उसे खुली छूट दे दी। वो छुरी संभाल कर कमरे में लपका और किसी माहिर कसाब की तरह सलाम पर चल बैठा। वो पूरी कुव्वत से मचला था, लेकिन सुल्तान ने पहले ही वार में उसका दाहिना कान जड़ से काट लिया और फातिहाना अंदाज में उस पर से उतरा।
सलाम के हल्क से गुर्राटों के साथ गालियों को तूफान उमड़ पड़ा। कत्ल, अगवा और हिरवन फरोशी। मैंने बेरहमाना लहजे में कहा, तुम्हारे तीनों ही जुर्म बहुत संगीन है। पर निगाह में इनमें से हर जुर्म की सजा मौत है। अगर तुम हमारे हाथों मारे भी गए तो मुझे खुशी होगी कि जो काम कानून न कर सका वो मैंने कर दिया। सिर्फ 4 मिनट बाकी है। सुल्तान शाह अपनी दस्त वाच देखते हुए बोला, जुबान न खोली तो वक्त पूरा होते ही दूसरा कान काट लूंगा, और इस बार छुरी के फल पर मिर्चें लगी हुई होगी। तुम संगदिल भेड़िए हो। वह हाँफते और कराते हुए नफरत अमेजले से बोला, किसी रहमदिल भेड़िए का पता मालूम हो तो वो भी बता दो, शायद हम उसी से कुछ सीख लें। मारधाड़ और जिस्मानी वर्जिश के बाद सुल्तान शाह की शिकफ्तगी भी ओद कर आई थी। यूं मालूम हो रहा था जैसे उसने चंद मिनट कबल किसी जिंदा शख्स के आजू के बजाय किसी सेब से एक टुकड़ा तराशा हो और अब दूसरे का मुंतजिर हो। 3 मिनट। थोड़े से तवक्कुफ के बाद सुल्तान शाह ने हाँक लगाई। हर 5 मिनट बाद एक आजू से महरूम होते जाओगे और आखिर में बेदस्तों पा धड़ पर सिर्फ खोपड़ी चबी रह जाएगी। हम इस पर ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। मैंने सुल्तान शाह को आग मारते हुए खुश्क लहजे में कहा, इस बार इसका दाहिना बाजू कोहनी से अलग कर देना, शायद इसका ज़हन तेजी से फैसला कर सके। नहीं, वज़ियानी अंदाज में चीख पड़ा, तुम ये वहशियाना जुल्म नहीं कर सकते। सिर्फ 2.25 मिनट रह गए हैं, खुद ही पता चल जाएगा कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। सुल्तान शाह ने पुरस्कून लहजे में कहा। वो गला फाड़ फाड़ कर हमें गालियां देने लगा। उस दौरान में सुल्तान शाह हर 30 सेकंड बाद बुलंद आवाज में उसे बाकी रह जाने वाली मुद्दत से आका करता रहा और हर बार उसकी हालत में नुमाया तगय्युर नमूदार होता रहा। फिर जब 5 मिनट पूरे होने पर सुल्तान शाह छुरी तान कर उस पर झपटा तो उसके असाब जवाब दे गए और वो दोनों हाथ फिजा में लहरा कर चीख पड़ा, ठहरो ठहरो, मैं बता दूंगा, सब बता दूंगा। अब ये अगले 5 मिनट में सोचना, दायरा बाजू तो हर सूरत में कटेगा। सुल्तान शाह उस पर सवार होकर जोर आजमाई करते हुए बोला, मगर मैंने अंदाजा लगा लिया कि हाथ काटने के बजाय उसके औसान खता करने की कोशिश कर रहा था। हटो, मैं हाथ नहीं कटने दूंगा, जो पूछोगे बता दूंगा। वो बुरी तरह जोर आजमाई करते हुए वहशत ज़दा आवाज में चीखा, इसे छोड़ दो। मैंने फरमान जारी किया और सुल्तान शाह उस पर से फौरन ही उतर गया। सलाम अपने हाथ पैर बदन के साथ समेटे एक फर्श पर पड़ा हाँफता कांपता रहा। जब तक बात तशद्दुद तक थी वो सब कुछ सहता रहा, लेकिन धमकियों के सामने उसका सारा हौसला पानी हो गया था। ज़ादा कहाँ है? मैंने सर्द लहजे में सवाल किया। मैं नाम नहीं जानता, मुझे बस एक लड़की की तस्वीर दी गई थी जिसे तलाश करना था। उसने सिसकते हुए और हकलाते हुए अटक अटक कर कहा। बेख्तियार में दिल की धड़कनें तेज होगी। अब वो कहाँ है? मैं दूसरा सवाल किया। मैं नहीं जानता, वज़ीर नाग लहजे में बोला। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन इस बात की क्या जमानत है कि मालूमात हासिल करने के बाद तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे? ना कोई जमानत है, ना कोई वादा। तुम्हारे मुस्तकबिल का इन्हिसार सिर्फ हमारी मर्जी पर होगा। ये जुल्म है, ये अंधेर है। वो मेरी बात काट कर रहा। लड़की को तुमने अगवा किया था। मैंने अपनी आवाज किसी कुएं की तह से उभरते महसूस की। मेरे लिए ये तसव्वुर ही कर्बनाक था कि गजाला गायब थी और उसे अगवा करने वाला मेरे सामने मौजूद था। हाँ, मेरा ख्याल था कि मुकद्दर मेरी यावरी कर रहा है। इस बुरे वक्त का अंदाजा होता तो वहां से अनजान बढ़कर गुजर जाता। कहां से अगवा किया था? मैंने अपने वजूद में गुबार सा उभरता महसूस किया। कुछ सवालात करते हुए मेरे लिए खुद पर काबू पाए रखना दुश्वार हो रहा था। उसके एतराफ ने तो मेरे अंदर लगी हुई आग को और भड़का दिया था। उसकी टैक्सी खराब हो गई थी। वो आधे चेहरे पर नकाब डाले हरासा अंदाज में खिड़की से बाहर देख रही थी। मैंने उसकी आंखें पहचान ली। वो अपनी टैक्सी का हिसाब करके दूसरी सवारी की तलाश में आगे बढ़ी तो मैंने उसे चा लिया। मैंने बढ़कर इज़्तिरारी तौर पर उसकी पसलियों में ठोकर रसीद की और वो बिलबिला उठा। मुझे मत मारो, खुदा की कसम मैंने कोई ज्यादती नहीं की थी। जो कुछ हुआ आनंद फानंद में हुआ था। किसी को शुबा तक न हो सका कि वहां अगवा की वारदात हुई है। क्या तुम पागल हो गए? सुल्तान शाह ने आगे बढ़कर मुझे बुरी तरह झंझोड़ डाला। मैंने कहर बार नजरों से उसकी तरफ घूरा तो वो आंख का इशारा करते हुए उस वसीले लहजे में बोला, जब वो खुद ही सब कुछ बता रहा है तो फिर दरिंदगी दिखाने की क्या जरूरत है? तुम जाओ यहाँ से, मैं खुद सब कुछ मालूम कर लूंगा। मैं कोई जवाब दिए बगैर खामोश खड़ा रहा और सुल्तान शाह सलाम की तरफ मुतवज्जा हो गया। अगवा करके उसे कहाँ लेके आए थे? जीवा हाउस। उसके होंठों से सरसराती हुई आवाज निकली। मैं दिल में अपनी कम निगाही पर खोल कर रह गया। पूरे शहर में घपले के कामों के लिए तंजीम के पास वही एक इमारत थी जहां किसी को अगवा करके कैद किया जा सकता था और मैं गजाला की तलाश की मुहिम में उसे यकसर बुला बैठा था। वहां तक तुम्हारी रसाई कैसी हुई थी? मैंने पूछा। कराची पहुंचने के बाद सीवन ने मुझे एक कोड वर्ड बताया था जिसे मुहाफिजों के सामने धुरा कर मैं किसी भी वक्त जीवा हाउस की इमारत को इस्तेमाल कर सकता था। और अपनी उस कामयाबी की इत्तला किसको दी थी? किसी को भी नहीं। वो कराते हुए बोला, हमारे यहाँ राब्ते का निजाम एक तरफा है। मुझे किसी बड़े का ठिकाना मालूम नहीं है। जब भी कोई मुझसे रुजू करता मैं उसे लड़की के हसूल से बाखबर कर देता। मैं महज उसी धोखे में मारा गया। मेरा ख्याल था कि शायद सीवन को जीवा हाउस में लड़की की मौजूदगी की इत्तला मिल गई है और उसने उसी लिए बुलाया है। इसका मतलब ये हुआ कि वो अब भी वही है। मैंने मुसर्रत और सनसनी के एहसासात को छुपाते हुए सवाल किया, नहीं, शायद तुमने कल शाम के अखबार नहीं देखे।
उसका जवाब ने मेरी हर खुशी पर ओस बखेर दी। मैंने परसों सुबह लड़की को वहां पहुंचाया था और कल सुबह जीवा हाउस में खौफनाक आतिश सनी हुई थी। मुझे कुछ पता नहीं कि वो इमारत ही में चल गई या जिंदा बचा ली गई। उस इंकशाफ पर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। गजाला के जिंदा जल मरने का तस्वुर मेरे बर्दाश्त से बाहर था। फिर उसले में मुझे जहांगीर से होने वाली गुफ्तगू शात आई और वाकयात की कड़ियां यकजा होने लगी। लाहौर से मैंने जहांगीर को फोन किया तो उसने बताया था कि जीवा हाउस के फाटक से अंदर घसीटी जाने वाली लाश के बारे में पुलिस ने सख्त तफ्तीशी रवैया इख्तियार किया हुआ था और ऐसे इम्कानात नजर आ रहे थे कि कहीं पुलिस किसी वक्त इमारत की तलाशी लेने पर तुल जाए, जबकि वहां MT-300 के मतरूक ऑपरेटर्स समेत दूसरे बहुत से ऐसे लवाजमात मौजूद थे जिनके बारे में पुलिस हुकाम को मुतमईन करना मुमकिनात में से था। लिहाजा उस नजरिए के पेश नजर A2 ने जहांगीर को हुक्म दिया था कि जीवा हाउस में इस तरीके से आग लगाई जाए कि वहां खास तौर पर ग्रीन रूम की एक तीली भी न बच सके। यादाश्त ताज़ा होते ही ख्याल आया कि जहांगीर के बयान के मुताबिक इलियास के कत्ल और शहादतें मिटाने के जुर्म में जीवा हाउस के दोनों मुलाजमीन हिरासत में ले लिए गए थे और इमारत किसी निगरानी का बगैर वीरान पड़ी हुई थी। फिर सलाम ने कोड किसे बताया था और वहां कैसे दाखिल हुआ था? वो इमारत तो कम अज कम 3 दिन से मतरूक पड़ी है। फिर तुम वहां कैसे पहुंचे थे? इस बार मैंने ठहरे हुए लहजे में सवाल किया। उसका मुझे कोई इल्म नहीं। मैं 5 दिन पहले कराची आया था। उसी वक्त सीवन ने मुझे जीवा हाउस के बारे में बताया था। उसके बाद कुछ तब्दीली हुई हो तो मैं उससे लाइल हूँ। फिर इस वीरान इमारत में तुमने कोड कहाँ इस्तेमाल किया था? उसकी नौबत ही नहीं आई। जब हारन बजाने पर कोई ना आया तो मैदान साफ पाकर दीवार से मैं अंदर कूद गया, फाटे खोला और गाड़ी अंदर ले गया। लड़की बेहोश थी, इसलिए कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। यानी तुम उसे वीरान इमारत में डालाए। अंदर का कुफल भी मुझे मुड़े हुए तार से खोलना पड़ा, लेकिन मेरे पास इस शहर में कोई मुतबादल ठिकाना नहीं था। उसने मुताफाना लहजे में कहा। मैं ज्यादा देर तक उसे साथ लेकर भी नहीं घूम सकता था। मुझे इमारत के छोड़े जाने का इल्म नहीं था। मैं समझा कि शायद मुहाफिज मुकर्रा औकात में वहां रहते हो, बाकी वक्त यूं ही वीरान रहती होगी। मेरा दिल टूटने लगा। जो कुछ हुआ बहुत गैर मुतवक्के तरीके से हुआ था। रक्षी ने सलाम को जीवा हाउस इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। A2 ने जहांगीर को वहां आग लगाने का हुक्म दे दिया। इमारत के मुहाफिज हिरासत में थे। सलाम ने गजाला को वहां बंद किया और अगले दिन जहांगीर ने इमारत को आग लगा दी। उसे इल्म भी ना हो सका कि उन शोलों में कोई जिंदा वजूद भी भस्म हो गया होगा। वहां मुहाफिज ही मौजूद होते तो जहांगीर को बता देते कि इमारत में कोडवर्ड्स के सहारे एक कैदी लड़की लाई गई है और गजाला की जान बच जाती। मुझ पर नकाहत से तारी होने लगी। सुल्तान शाह मुझे छोड़कर न जाने कहाँ चला गया था। मेरे दिल चाहा कि सलाम के वतन पर पेट्रोल छिड़क कर दिया सलाई दिखा दूं, क्योंकि उसने गजाला को जीवा हाउस में नहीं बल्कि चलती चिता में ले जा फेंका था। मुझे प्यास लग रही है, पानी पिला दो। कमरे में इस्लाम की पंसी पंसी आवाज उभरी। क्यों न तुम्हें आग में भूना जाए। मैंने शिकस्त और गुस्से के मिले जुले जज्बात के तहत दांत पीस कर कहा, तुम उसके कातिल हो, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुम्हारे लहजे से खून की बू आ रही है। मुझे मालूम है कि तुम मुझे मारने के बहाने तलाश कर रहे हो और हरगिज जिंदा नहीं छोड़ोगे, लेकिन मेरी सब इतलात पुरानी है। आग लगने की खबर शाम के अखबारों में आई थी, उसकी तफसील सुबह के अखबारों में होगी। हो सकता है वो बचा ली गई हो। उसकी बात माकूल थी। मैं जाने के लिए पलटा तो उसी वक्त सुल्तान शाह मौजूद हुआ। उसके हाथ में ताज़ा अखबार दबा हुआ था। बहुत भयानक आग लगी थी जीवा हाउस में, उसने बताया, लेकिन अखबार के मुताबिक इमारत वीरान पड़ी हुई थी, लिहाजा कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हो सकता है कि भाभी को बच निकलने का मौका मिल गया हो। ना वो ना समझ है, ना ये शहर उसके लिए अजनबी। मैंने जज्बात से आरी लहजे में कहा, अगर वो बच निकली थी तो अब 24 घंटे पूरे होने वाले हैं, वो घर क्यों नहीं पहुंची? तुम जीवा हाउस से वाकिफ नहीं हो। वो भी कमरों और तहखानों की एक भूल परियां है। जब तक मलबा पूरी तरह साफ नहीं होगा कुछ मालूम नहीं हो सकेगा। मैंने तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया है। मेरी हड्डियां तक दुखने लगी है। अब तो मुझे जाने दो। सलाम फर्श से उठते हुए बोला तो उसकी हालत इस कदर अबतर थी तो मुझे शदीद नफरत के बावजूद झुरझुरी सी आ गई। खून आलूद फर्श पर खड़ा हुआ उसका जख्मों से चूर चूर हेवला किसी भी तरह काबिल शनाख्त नहीं रहा था।